Welcome back in your favorite channel Easy Way to Learn with Preeti. Today we are going to start our part 2 of Flamingo class 12 के लिए and our chapter name is the interview class 12 chapter 7. चलिए लाइन वाइज समरी स्टार्ट करते हैं। कल हमने पार्ट 1 जो है अपलोडेड किया था, तो जो भी स्टूडेंट हमारे साथ न्यू जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो इसको अपने सभी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट कनेक्ट रहिएगा। आपको वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन समरी हम करवा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या करवाया था, अबाउट द इंटरव्यू के जो एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस उनको एक्सप्लेन किया था। कि फर्स्ट पार्ट में बताया गया था कि इंटरव्यू के क्या बेनिफिट होते हैं और क्या लॉसेज होते हैं। और अब जो है सेकंड पार्ट हम करने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, सेकंड पार्ट में इंटरव्यू के बारे में डायरेक्ट बताया गया है किस तरीके से इंटरव्यू लिया जाता है। तो यहाँ पर जो है स्टार्ट होता है, आई एम अ प्रोफेसर हु राइट नोवेल्स ऑन संडे। यहाँ पर अम्बर्टो इको ने क्या बात बताई है कि मैं एक ऐसा प्रोफेसर हूँ जो नोवेल्स राइट करता हूँ बट ओनली संडे वाले दिन। तो ये रेगुलर राइटर नहीं है। अम्बर्टो इको कौन है? द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एन इंटरव्यू ऑफ अम्बर्टो इको। अम्बर्टो इको द हिंदू न्यूज़पेपर के जो हेड हैं मुकुंद पद्मनाभन का इंटरव्यू लेने वाले इंटरव्यूअर हैं वो। द फॉलोइंग यानी जो हम चैप्टर अभी पार्ट 2 करने जा रहे हैं वो एक एक्सट्रैक्ट है फ्रॉम एन इंटरव्यू ऑफ अम्बर्टो इको। अम्बर्टो इको का इंटरव्यू लिया गया ने जो इंटरव्यू लिया था उसका एक्सट्रैक्ट यहाँ पर गिवन है। द इंटरव्यूअर इज मुकुंद पद्मनाभन क्या है? पद्मनाभन। ये द हिंदू के डायरेक्टर हैं। द हिंदू इज अ वेरी फेमस इंग्लिश न्यूज़पेपर। अम्बर्टो इको अ प्रोफेसर हैं जी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बोलंगना यूनिवर्सिटी है इटाली के अंदर, वहाँ के प्रोफेसर रहे हैं ये। वेरी फेमस प्रोफेसर इन इटाली हैड ऑलरेडी एक्वायर्ड अ फॉर्मिडेबल होता है वेरी फेमस बोल सकते हैं आप, इम्प्रेसिव बोल सकते हैं, बहुत ही जानी पहचाने रेपुटेशन उनकी रही है। एज अ स्कॉलर क्या होता है? जिसको मतलब जो ज्ञान के क्षेत्र में आगे रहता है, दैट इज अ स्कॉलर। प्रोफेसर भी बोल सकते हैं आप। एज अ स्कॉलर फॉर हिज आइडियाज, उनके आइडियाज के लिए। ओन सीमियोटिक्स क्या होता है? द स्टडी ऑफ साइन इट मीन्स साइन मीन्स सिंबल। यहाँ पर सिंबल्स के लिए यूज किया है। उनकी जो स्टडी होती है दैट इज सीमियोटिक। लिटरेरी यानी साहित्य के बारे में। इंटरप्रिटेशन क्या होता है? उसकी व्याख्या करना, उसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, कितने प्लॉट्स हैं, किस तरीके की उसकी स्टोरी है, दैट इज इंटरप्रिटेशन। उसके पूर्ण जो है डिफाइन करना, उसको उसकी व्याख्या को बताना। एंड मेडिवल यानी मध्यकालीन बोल सकते हैं आप। मिड जो टाइम था, एस्थेटिक होता है ब्रांच ऑफ फिलोसफी है ये। मेडिवल एस्थेटिक बिफोर ही टर्न टू राइटिंग फिक्शन। एक फिक्शन होता है, एक नॉन फिक्शन होता है। तो राइटिंग फिक्शन का क्या मतलब होता है? जिसमें हम इमेजनरी स्टोरी राइट करते हैं। यानी एक तो रियल बेस्ड होती है स्टोरी, एक इमेजनरी होती है काल्पनिक, जिनको कहा जाता है दैट इज राइटिंग फिक्शन। यानी अगर हम बात करें जो प्रोफेसर अम्बर्टो इको के बारे में, तो उन्होंने बोल्गना यूनिवर्सिटी में वो एज अ प्रोफेसर उन्होंने काम किया है। साहित्य में, लिटरेरी में उनकी बहुत बड़ी व्याख्या दी गई है। और मेडिवल टाइम जो था, मध्यकालीन टाइम, उसमें उन्होंने जो है फिलोसफी के बारे में कैसे उन्होंने जो है अपनी व्याख्या की है। और उनकी जो फिलोसफी थी साहित्य के बारे में, वो मेडिवल टाइम के समय में बहुत ज़्यादा फेमस रही है। बहुत ही मेडिवल टाइम आप बोल सकते हैं 15th सेंचुरी के नियर अबाउट का जो टाइम था। लिटरेरी फिक्शन साहित्य के बारे में जो वो लिखते थे। अकाडमिक टेक्स्ट
एकेडमिक टेक्स्ट का क्या मतलब होता है, यानी एकेडमिक यानी शिक्षा से रिलेटेड टेक्स्ट किताबें होती हैं। एसेज यानी निबंध, चिल्ड्रंस बुक्स और बच्चों की किताबें, न्यूज़पेपर आर्टिकल यानी समाचार पत्र के लिए, न्यूज़पेपर के लिए आर्टिकल जो आपने पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर के अंदर एक आर्टिकल आता है, उसको न्यूज़पेपर आर्टिकल बोलते हैं। हिज रिटन आउटपुट इज स्टैगरिंगली क्या होता है, स्टैगरिंगली दैट इज अनबिलीवेबल, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ऐसी ऐसी उनकी जो है अलग अलग उनका टैलेंट निखर कर आता था। लार्ज एंड वाइड रेंजेस इन 1980 ही एक्वायर्ड द इक्विवेलेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल सुपरस्टारडम। सुपरस्टारडम का मतलब होता है वेरी फेमस, वेरी इंस्पिरेशनल, विद द पब्लिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द रोज। द नेम ऑफ द रोज जो है हमारे इंटरव्यू में आप बार बार इसका नेम पढ़ेंगे, तो द नेम ऑफ द रोज जो बुक थी उनकी, उसके लिए, उस नोवेल के लिए उनको बहुत ही बड़े लेवल की फेमस मिली थी। सुपर स्टारडम बोल सकते हैं आप, बड़े लेवल का जो है एक तरह से उनको स्टारडम मिल गया था, और इसके पब्लिकेशन के साथ ही नेम ऑफ द रोज की, विच सोल्ड मोर देन 10 मिलियन कॉपीज, जिसकी जो है लगभग 10 मिलियन कॉपीज बिक गई थी। और इसी के साथ द नेम ऑफ द रोज का जो पब्लिकेशन हुआ था, इसी के साथ उनको जो है एक उच्च कोटि का आप बोल सकते हैं आर्टिस्ट के रूप में एक अलग से उनका वेलकम किया गया था। उनको जो है बहुत बड़ी रिस्पेक्ट मिली थी लोगों के बीच में। अब आता है मुकुंद। मुकुंद जो है उनसे क्वेश्चन करते हैं और अम्बर्टो इको रिप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मुकुंद क्या पूछ रहे हैं, द इंग्लिश नॉवलिस्ट। इंग्लिश नॉवलिस्ट का मतलब जो इंग्लिश में नॉवल राइट करता है, एंड एकेडमिक और शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जो डेविड लॉज है, वंस रिमार्क्ड, उन्होंने एक बार लिखा था, रिमार्क किया था, आई कांट अंडरस्टैंड हाउ वन मैन कैन डू ऑल द थिंग्स ही डज। ही किसके लिए यूज हुआ यहाँ, इको के लिए, ठीक है, अम्बर्टो इको के लिए यूज हुआ है। वो मुकुंद बताते हैं कि एक इंग्लिश नॉवलिस्ट रहे हैं हमारे, एकेडमिक भी रहे हैं, डेविड लॉज के नाम से। डेविड लॉज ने एक बार आपके बारे में लिखा था कि मेरी समझ से बाहर है ये बात, मुझे नहीं समझ आता किस तरीके से एक ही इंसान इतने सारे टैलेंट के साथ एक साथ इतनी सारी चीज़ें कर सकता है। इको जी के बारे में लिखा था उन्होंने। तो अम्बर्टो इको क्या कहते हैं, मे बी आई गिव द इम्प्रेशन ऑफ डूइंग मैनी थिंग्स। मैं मतलब अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ, बट इन द एंड आई एम कन्विंस्ड आई एम ऑलवेज डूइंग द सेम थिंग। कहते हैं मैं कोई भी काम कर रहा हूँ, हो सकता है मेरा ऐसा मतलब इफेक्ट आया हो, इफेक्ट पड़ सकता है, शायद ऐसा हो सकता है कि मैंने ऐसा इम्प्रेशन किया है लोगों के ऊपर, अपनी एक इमेज बना ली है कि मैं इस तरीके के काम कर सकता हूँ, लेकिन एंड में आई एम कन्विंस्ड, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ, मैं कन्विंस्ड हूँ पूरी तरीके से, आई एम ऑलवेज डूइंग द सेम थिंग। मैं एक जैसी चीज़ें ही करता हूँ, मतलब वही कार्य मैं कर सकता हूँ जिसमें मेरा पूरी तरीके से विश्वास है, यानी कन्विंस अगर मैं हो जाता हूँ किसी चीज़ से, तभी मैं उस काम को करता हूँ। मुकुंद कहते हैं विच इज़, कौन सा काम करते हैं। अम्बर्टो इको, नाउ दैट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन। ये तो बताना, एक्सप्लेन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। आई हैव सम फिलोसफिकल इंटरेस्ट, मेरे कुछ फिलोसफिकल इंटरेस्ट है, फिलोसफिकल बोल सकते हैं आप, किसी चीज़ के बारे में अलग से राय, यानी दर्शन शास्त्र भी बोल सकते हैं इसको, फिलोसफिकल इंटरेस्ट है। एंड आई परस्यू दैम थ्रू माई एकेडमिक वर्क, और मैं उनको उनमें आगे बढ़ता हूँ, उनको एक्सप्लेन करता हूँ अपने एकेडमिक वर्क के थ्रू, एंड माई नॉवेल्स, और मेरे नॉवेल्स के थ्रू। इवन माई बुक्स फॉर चिल्ड्रन आर अबाउट, यहाँ तक कि जो मेरी किताबें हैं जो मैं लिखता हूँ बच्चों के लिए, जो मेरी बुक्स हैं, उनमें क्या लिखा होता है, अबाउट नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा, एंड पीस, अहिंसा और शांति के बारे में वो लिखते हैं। यू सी, आप देखते हैं, द सेम बंच ऑफ एथिकल फिलोसफिकल इंटरेस्ट, यानी आप वही चीज़, आप समझिए कि वही चीज़, एथिकल होता है नैतिक, एंड फिलोसफिकल होता है दार्शनिक, जिसमें
जो है दार्शनिक फिलोसफिकल इंटरेस्ट आप ले सकते हैं। तो बताते हैं मुकुंद अम्बर्टो इको जी कि मैं बच्चों के लिए भी स्पेशली वही चीज़ राइट करता हूँ जिसमें जो है बच्चों के लिए काम आ सके, जैसे नॉन वायलेंस उन्होंने बताया है, एथिकल उन्होंने बताया है कि मैं एथिकल चीज़ों में ज़्यादा बिलीव करता हूँ, यानी नैतिक शिक्षा के बारे में। एंड देन आई हैव अ सीक्रेट, वो कहता है फिर उसके बाद मेरा एक सीक्रेट है। डिड यू नो वट विल हैपन इफ यू एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेसेस फ्रॉम द यूनिवर्स, एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेसेस इन ऑल द एटम्स। इसका क्या कहने का मतलब है, वो बताते हैं कि आप जानते हैं, डिड यू नो, क्या आप जानते हैं व्हाट विल हैपन, क्या होगा अगर इस पूरे यूनिवर्स के खाली टाइम को, एम्प्टी स्पेसेस का मतलब होता है खाली समय, इस पूरे यूनिवर्स का जो भी खाली समय है उसको, उस खाली जगह को अगर निकाल दिया जाए तो क्या बनेगा, क्या होगा, मतलब जितने भी एम्प्टी स्पेसेस फ्रॉम द यूनिवर्स, अगर यूनिवर्स के खाली स्पेसेस को निकाल दिया जाए, एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेसेस इन ऑल द एटम्स, जितने भी एटम्स यानी परमाणु बनते हैं उनके एम्प्टी स्पेसेस को अगर हम एलिमिनेट कर दें, बाहर निकाल दें, तो क्या होगा, द यूनिवर्स विल बिकम एज बिग एज माई फिस्ट। तो ये पूरा जो यूनिवर्स है वो इतना बड़ा बन जाएगा जितनी बड़ी मेरी फिस्ट मुट्ठी होती है, कि जितने सारा ब्रह्मांड जो है मेरी मुट्ठी के बराबर हो जाएगा अगर उसके एम्प्टी स्पेसेस को बाहर निकाल दिया जाए तो। आगे क्या बोलते हैं वो, सिमिलरली इसी तरीके से वी हैव अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेसेस इन आवर लाइव्स, कि हम सब के जीवन में भी ऐसे ही बहुत सारा एम्प्टी स्पेसेस है। मतलब कहने का मतलब है कि वो मानते हैं इस चीज़ को कि हम सब के पास एम्प्टी स्पेसेस है। हम लोग बोलते हैं हम बिजी हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, हम सब के पास एम्प्टी स्पेसेस होता है। यू आर इन एन एलिवेटर, अब मतलब वो एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा रहे हैं ये बात। वी हैव अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेसेस इन आवर लाइव्स, आई कॉल देम इन इंटरसाइजेस इंटरेस्टिस। इसको क्या बोला उन्होंने, इंटरेस्टिस। इंटरेस्टिस क्या होता है, एक गैप आ जाना किसी चीज के बीच में, इंटरेस्टिस। से यू आर कमिंग ओवर टू माई प्लेस, मान लो कि आप मेरी जगह पर आ रहे हैं, किसी भी समय मान लो आप मेरे घर पर आ रहे हैं, मेरी जगह पर आ रहे हैं, मेरे प्लेस पर आ रहे हैं, यू आर इन माई एलिवेटर, और आप मेरे एलिवेटर पर है, एलिवेटर मीन्स लिफ्ट। वाइल यू आर कमिंग अप, और जब आप ऊपर आ रहे हैं, आई एम वेटिंग फॉर यू, और मैं उस समय आपका इंतजार कर रहा हूँ। दिस इज एन इंटरसाइज, दिस इज एन इंटरेस्टिस, ये एक गैप है एंड एम्प्टी स्पेस है, यानी जब आप ऊपर आ रहे हैं और मैं आपके लिए वेट कर रहा हूँ, दैट इज इंटरस्टिस। आई वर्क इन एम्प्टी स्पेसेस, मैं उसी खाली टाइम में मैं काम करता हूँ। वाइल वेटिंग फॉर योर एलिवेटर टू कम अप, जिस समय पे आप एलिवेटर के थ्रू ऊपर आते हैं। फ्रॉम द फर्स्ट टू द थर्ड फ्लोर, पहले फ्लोर से थर्ड फ्लोर तक। आई हैव ऑलरेडी रिटन एन आर्टिकल, और बताते हैं कि मैंने इस पर एक आर्टिकल भी लिखा है। फिर वो लाफ हंसते हैं मतलब वो ये बात बता रहे हैं कि आपका लिफ्ट में पहली फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर तक आने का जो समय है, उस इंटरेस्टिस, उस टाइम पे भी मैं एक नोवेल लिख चुका होता हूँ। फिर मुकुंद जी बोलते हैं, नॉट एवरीवन कैन डू दैट ऑफ कोर्स, कि रियल में हर कोई आपकी तरह नहीं कर सकते, मतलब जो आप कर सकते वो रियल में हर कोई नहीं कर सकता है। योर नॉन फिक्शनल राइटिंग, आपकी नॉन फिक्शनल जो राइटिंग है, फिक्शनल होता है बेस्ड ऑन इमेजिनरी एंड नॉन फिक्शनल बेस्ड ऑन रियलिटी, कि जो आपकी नॉन फिक्शनल राइटिंग है, योर स्कॉलरली वर्क हैज़ अ सर्टेन, तो क्या बताते हैं, आपकी जो नॉन फिक्शनल राइटिंग है, योर स्कॉलरली वर्क हैज़ अ सर्टेन प्लेफुल एंड पर्सनल क्वालिटी अबाउट इट। आपकी जो फिक्शनल राइटिंग है, आपका स्कॉलरली वर्क है, यानी स्कॉलर एक विद्वान होता है, उससे रिलेटेड जो काम है वो कहीं ना कहीं जो है प्लेफुल रहा है, यानी लोगों के लिए इंजॉयबल रहा है, आनंददायी रहा है, एंड पर्सनल क्वालिटी अबाउट इट, और उसमें आप अपनी खुद की ये मतलब उसको आप किस तरीके से प्लेफुल बनाते हो, ये आपकी खुद की क्वालिटी है। इट इज़ अ मार्क्ड
ये मतलब एक मार्क्ड डिपार्चर है। डिपार्चर का मतलब अलग होना। मार्क्ड जिसमें आप पहले से ही उसको सिंबल दे देते हैं या उसमें निशान लगा देते हैं। इट इज़ अ मार्क्ड डिपार्चर फ्रॉम अ रेगुलर एकेडमिक स्टाइल, यानी जो रेगुलर तरीके से किसी चीज़ को राइट करते हैं, जो हमेशा मतलब आप बोल सकते हैं कि विच इज इनवेरिएबल, डिसपर्सनलाइज्ड एंड ऑफन ड्राई एंड बोरिंग, यानी जो आम लोग डेली रूटीन में लिखने वाले जो लोग हैं, जो उनकी एक रिटर्न शैली है, एक रिटर्न वे है, पर्सनल क्वालिटी है उनकी जो लिखने की, इट इज़ मार्क डिपार्चर फ्रॉम अ रेगुलर एकेडमिक स्टाइल, यानी यही जो क्वालिटी आपकी लिखने की, ये आपको रेगुलर राइटर से अलग बनाती है। विच इज़ इनवेरिएबल, इनवेरिएबल का मतलब अलग होना, उसमें वेराइटी लेकर आना, पर्सनलाइज्ड, आपकी पर्सनैलिटी को और ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, एंड ऑफन ड्राई, और कई बार जो है बेरुखा या सूखा बना देता है, एंड बोरिंग, और कई बार जो है इसी की वजह से, यानी जो कि हमेशा आप बोल सकते हैं कि अव्यक्तिगत और रूखा बेजान उसको बोरिंग बना देता है। Have you consciously adopted an informal approach, or is it something that just came naturally to you? अब वो क्या पूछते हैं, क्या आपने ये सब जो है अनौपचारिक तरीके से जानबूझकर ऐसा किया है? इनफॉर्मल मतलब अनौपचारिक तरीके से, क्या आपने जानबूझकर इसको अपनाया है, या ऐसी कोई चीज़ है जो आपके पास नेचुरल तरीके से आपके अंदर आई है? तो यहाँ पर एम्बर्टो इको क्या रिप्लाई करते हैं उनके क्वेश्चन का, व्हेन आई प्रेजेंटेड माय फर्स्ट डॉक्टरल यानी एक तरह से डिग्री मिल जाना डॉक्टर की, तो एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद साइंस की डिग्री मिलती है। तो डॉक्टरल डिसर्टेशंस इन इटैली, डिसर्टेशन क्या होता है, एक लॉन्ग रिसर्च रिपोर्ट बोल सकते हैं आप, अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, यानी किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में कोई लॉन्ग रिसर्च रिपोर्ट जो राइट करते हैं साइंटिस्ट, उसको बोलते हैं डिसर्टेशन। क्या बताते हैं कि डॉक्टर की उपाधि के लिए जब उन्होंने एक लंबा रिसर्च रिपोर्ट इटली में उसको प्रेजेंट किया था, टैली में वो वर्क करते थे, वन ऑफ द प्रोफेसर सेड, तो किसी एक प्रोफेसर ने कहा था, स्कॉलर्स लर्न अ लॉट ऑफ अ सर्टेन सब्जेक्ट, कि जो स्कॉलर होते हैं, स्कॉलर्स मतलब जो विद्यार्थी हैं, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में बहुत कुछ सीखते हैं। सर्टेन मतलब स्कॉलर्स जो हैं बहुत कुछ सीखते हैं किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अपने वर्क के दौरान। देन दे मेक अ लॉट ऑफ फॉल्स हाइपोथेसिस। फॉल्स हाइपोथेसिस का मतलब होता है फॉल्स स्टेटमेंट, और फिर वो उसी के बेस पे बहुत कुछ सीखने के बाद फिर वो बहुत सी जो फॉल्स यानी असत्य हाइपोथेसिस का मतलब स्टेटमेंट बना लेते हैं, कर लेते हैं। देन दे करेक्ट देम, मतलब जो गलत मानते हैं जिस चीज़ को, फिर वो उसको आखिर में सही भी कर देते हैं, उसको ठीक करते करेक्ट करते हैं। द एंड, और एंड में दे पुट द कंक्लूजन, और एंड में वो कंक्लूजन देते हैं, उसका सॉल्यूशन भी देते हैं। यू ऑन द कॉन्ट्रेरी, और इसके अगेंस्ट आप टोल्ड द स्टोरी ऑफ योर रिसर्च, आपने अपनी रिसर्च की स्टोरी सुनाई है, इवन इंक्लूडिंग योर ट्रायल्स एंड एरर, और उस स्टोरी में आपने अपनी ट्रायल यानी अपनी कोशिशें और अपने एरर अपनी गलतियां भी खुद शामिल की हैं। एट द सेम टाइम, और उसी के साथ साथ ही रिकॉग्नाइज्ड आई वॉज राइट, उसने पहचाना है कि मतलब उसने इस चीज़ को माना है, पहचाना है कि वो सही था, आई वॉज राइट, एंड वेंट ऑन टू पब्लिश माई डिसर्टेशन एज अ बुक। मेरा जो रिसर्च है वो निबंध के रूप में, ऐसे राइटिंग के रूप में छपने लग गया था, एज अ बुक, विच मीन्ट द अप्रिसिएटेड इट, जिसका क्या मतलब था कि उन लोगों ने इसको अप्रिसिएट किया है, उन्होंने इसकी प्रशंसा की है। एट द पॉइंट एट द एज ऑफ 22, अब वो बताते हैं जब वो 22 की एज में थे, आई अंडरस्टूड, मैंने समझा, स्कॉलरली बुक्स शुड बी रिटन द वे आई हैड डन, मतलब वो बताते हैं कि जब वो 22 की एज में पहुंच गए थे तो उन्हें समझ आ गया था कि जो स्कॉलर्स हैं उनकी किताब वैसे लिखी जानी चाहिए जैसे मैंने लिखी थी। बाई टेलिंग द स्टोरी ऑफ द रिसर्च, रिसर्च की स्टोरी बताकर,
दिस इज वाई, और यही कारण था, माई एसेज ऑलवेज हैव अ नरेटिव एस्पेक्ट, कि यही कारण था कि मेरा जो एसे था बाय टेलिंग द स्टोरी ऑफ रिसर्च, ये वो क्या बताता है कि रिसर्च की स्टोरी बताते हुए ये मेरा दिस इज वाई माई एसेज ऑलवेज हैव अ नैरेटिव एस्पेक्ट, यही कारण था कि जो मेरे ऐसे होते थे उनमें भी नैरेटिव एस्पेक्ट होता था, यानी स्टोरी राइटिंग होती थी। नैरेटिव का मतलब स्टोरी टेलिंग के फॉर्म में होते थे वो, उनके जो ऐसे होते थे। एंड दिस इज वाई, और यही कारण है प्रोबेबली शायद आई स्टार्टेड राइटिंग नरेटिव्स, इसीलिए शायद मैंने नरेटिव यानी नॉवेल्स जो है लिखने स्टार्ट किए। सो लेट, काफ़ी लेट इन्होंने लिखना स्टार्ट किया था, किस एज में, एट द एज ऑफ 50 मोर और लेस, मतलब 50 की उम्र में लगभग जो है इन्होंने आइडिया लगाया कि लगभग 50 की उम्र हो गई थी जब इन्होंने अम्बर्टो इको ने लिखना स्टार्ट किया था स्टोरी नैरेटिव। आगे ये बताते हैं, आई रिमेंबर दैट माई डियर फ्रेंड रोलाल्ड बर्थिस, फिर वो बताते कि मुझे याद है मेरे जो प्यारे दोस्त थे रोलाल्ड बर्थिस, वॉज ऑलवेज फ्रस्ट्रेटेड, फ्रस्ट्रेटेड का मतलब होता है निराश, गुस्से में, एंगर मोड में, कि मेरे जो दोस्त थे रोलाल्ड बर्थिस हमेशा ही निराश रहते थे, फ्रस्ट्रेटेड रहते थे। दैट ही वाज एन एसेइस्ट, क्योंकि वो एसेइस्ट थे, निबंध लिखते थे, एंड नॉट आ नॉवलिस्ट, वो नॉवलिस्ट नहीं थे, यानी उपन्यास नहीं लिखते थे, नॉवल नहीं लिखते थे, वो ऐसे राइट करते थे। ही वॉन्टेड टू डू क्रिएटिव राइटिंग वन डे, उन्होंने जो है एक दिन क्रिएटिव राइटिंग लिखना चाहा। क्रिएटिव राइटिंग का मतलब होता है एक रचनात्मक कला, यानी काम वो करना चाहते थे, क्रिएटिव राइटिंग करना चाहते थे। और अनदर बट ही डाइड, और भी बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन वो इससे पहले ही, ऐसा करने से पहले ही वो डाइड मतलब मर जाते हैं, बिफोर ही कुड डू सो, ऐसा सब कुछ करने से पहले। आई नेवर फेल्ट दिस काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, वो कहता है मैंने कभी भी इस तरीके की फ्रस्ट्रेशन को महसूस नहीं किया। आई स्टार्टेड राइटिंग नॉवेल्स बाय एक्सीडेंट, एक्सीडेंट का मतलब होता है कि यहाँ पर कि बाय चांस की बात है ये, मतलब मौका मिला इनको ऐसा, इसलिए मतलब उनके पास करने के लिए कुछ नहीं था, ऐसा संयोग हुआ, या ऐसा एक इंसिडेंट बोल सकते हैं, एक्सीडेंट बोल सकते हैं, कि उन्हें जो है संयोगवश उपन्यास लिखने उन्होंने स्टार्ट किए थे। एंड आई हैड नथिंग टू डू वन डे, मेरे पास एक दिन लिखने के लिए कुछ नहीं था, एंड सो आई स्टार्टेड, और तभी मैंने स्टार्ट कर दिया। नोवेल्स प्रोबेबली सेटिस्फाई माई टेस्ट फॉर नरेशन, यानी नरेशन का मतलब होता है यहाँ पर डिफाइन करना किसी चीज़ को, कि शायद लिखना जो था, नॉवेल्स राइटिंग करना, वो इनके लिखने के शौक को सेटिस्फाई कर सका, इससे उन्हें सेटिस्फेक्शन मिलता था। आगे बताते हैं मुकुंद जी, टॉकिंग अबाउट नॉवेल्स, नॉवल के बारे में बात करते हुए, फ्रॉम बीइंग अ फेमस एकेडमिक, एक फेमस यानी एक प्रसिद्ध एकेडमिक के रूप में, शास्त्री के रूप में, यू वेंट ऑन टू बिकमिंग spectacularly famous आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द रोज, फिर से नाम आया है, स्टार्टिंग में भी हमने पार्ट 2 में रीड किया था, द नेम ऑफ द रोज के पब्लिकेशन के साथ ही, यानी जो बताता है कि आप जो इतने फेमस एकेडमिक हुए हैं, इस पोस्ट तक जब आप पहुंचे हैं, तो इससे पहले आप द नेम ऑफ द रोज के देखिए आगे जो है मुकुंद जी ने क्या बताया कि द नेम ऑफ द रोज के पब्लिकेशन के साथ ही आप इतना ज़्यादा फेमस हो जाते हैं, रातों रात, जिसको मिरेकल फेमस बोलते हैं ना, चमत्कारी फेमस, चमत्कार रूप से आप फेमस हो गए थे द नेम ऑफ द रोज के पब्लिकेशन के साथ ही। एंड यू हैव रिटन 5 नॉवेल्स, और आपने जो है 5 और नॉवेल्स लिखे, written 5 novels against many more scholarly works of non fiction। फिक्शन नॉन फिक्शन मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको, फिक्शन होता है इमेजिनरी, एंड नॉन फिक्शन रियल बेस्ड जो होते हैं। तो इन्होंने क्या बताया, यू हैव रिटन 5 नॉवेल्स अगेंस्ट मैनी मोर स्कॉलरली वर्क्स ऑफ नॉन फिक्शन, यानी इन्होंने जो है अपने माइंड से, अपनी स्कॉलरली वर्क से, अपनी विद्वत्ता पूर्ण अपने कार्य से इन्होंने साहित्य में
साहित्य के क्षेत्र में जो है नॉन फिक्शन के वर्क में एटलीस्ट मोर देन 20 ऑफ देम, कम से कम 20 के मुकाबले में 5 उपन्यास लिखे, यानी किताबों में कम से कम 20 से एटलीस्ट मोर देन 20, लगभग 20 से ज़्यादा, एटलीस्ट मोर देन 20 ऑफ देम, यानी कम से कम इन्होंने जो है 20 से ज़्यादा नॉवेल्स राइट किए, 5 नॉवेल्स अगेंस्ट मैनी मोर स्कॉलरली वर्क। ओवर 40, एम्बर्टो को बोलते हैं ओवर 40, 40 से ज़्यादा। यहाँ मतलब ऊपर जो है मुकुंद जी ने 20 से बोला था, तो एम्बर्टो को उनका क्लियर कर रहा है कि 20 नहीं 40 से ज़्यादा। तो मुकुंद जी बोलते हैं ओवर 40, 40 से ज़्यादा। अमंग देम आ सेमिनल, सेमिनल क्या होता है? इन्फ्लुएंशियल। सेमिनल पीस ऑफ वर्क ऑन सिम्योटिक, सिम्योटिक भी हमने पढ़ा था, स्टडी ऑफ साइन, SIGN, स्टडी ऑफ साइंस। कहते हैं कि आपने उसमें जो है सिम्योटिक सिंबल्स को यूज किया है, पीस ऑफ वर्क ऑन सिम्योटिक्स, बट आस्क मोस्ट पीपल अबाउट उम्बर्टो इको एंड दे विल से ओ ही इज द नॉवेलिस्ट, डज दैट बोदर यू। कहते हैं कि ज़्यादातर लोगों ने पूछा है कि उम्बर्टो इको कौन है, तो वो क्या कहेंगे? वो एक नॉवेलिस्ट है, वो एक उपन्यासकार है। तो क्या आपको इससे कभी बोदर मतलब बुरा लगता है, परेशान होते, स्ट्रेस फील करते इस बात से? तो उम्बर्टो इको कहते हैं यस, बिकॉज आई कंसिडर माई सेल्फ अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हु राइट नॉवेल्स ऑन संडे। मतलब वो कहते हैं कि मुझे नॉवलिस्ट बोल रहे हैं लोग किसी भी वजह से, उन्होंने जो है लगभग 40 से ज़्यादा नॉन फिक्शनल वर्क किया है, बट उसके बावजूद वो क्या बोलते हैं कि मैं अपने आप को कंसीडर करता हूँ, अपने आप को मैं एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के रूप में मानता हूँ जो सिर्फ संडे वाले दिन नॉवल लिखते हैं। ये स्टार्टिंग में भी बोला पार्ट 2 में, इट इज़ अ जोक, ये एक मजाक है, एक फन है। आई पार्टिसिपेट इन अकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस एंड नॉट मीटिंग्स ऑफ पैन क्लब्स एंड राइटर्स। वो क्या बताते हैं कि मैं पार्टिसिपेट करता हूँ अकेडमिक, जो भी अकेडमिक कॉन्फ्रेंस होती है, मीटिंग्स होती है बड़ी बड़ी, और पैन क्लब्स या और राइटर्स की जो मीटिंग होती है, यानी लेखकों की जो मीटिंग होती है, उनके क्लब की जो मीटिंग होती है, उसमें मैं बैठता हूँ, उसमें मैं जाता हूँ, पार्टिसिपेट करता हूँ। आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ, मैं अपने आप की पहचान बनाता हूँ विद द अकेडमिक कम्युनिटी, एक अकेडमिक यानी एक विद्वान समुदाय के साथ। बट ओके, लेकिन ठीक है, इफ दे यहाँ पर लोगों के लिए यूज है, मोस्ट ऑफ पीपल के लिए, हैव रीड ओनली द नॉवेल्स। अगर ज़्यादातर लोग मेरे उपन्यास ही पढ़ते हैं, मेरे नॉवेल्स ही पढ़ते हैं, हंसते हैं, वो लाफ एंड श्रग्स, श्रग्स होता है ऐसे शोल्डर्स को थोड़ा सा मतलब पीछे की तरफ करते हुए, और हंसते हैं। आई नो दैट बाय राइटिंग novels I reach a larger audience. I cannot expect to have 1 million readers with stuff on semiotics. मतलब वो क्या बताते हैं, मैं समझता हूँ कि नोवेल लिखने से मैं ज़्यादा बड़े लेवल पे जो है ऑडियंस तक पहुँचता हूँ, तो मैं उम्मीद नहीं कर सकता कि जो भी सिम्योटिक मैं पढ़ाता हूँ, स्टडी करवाता है, वो सिंबल की जो साइंस स्टडी करवा रहे हैं वो, कि उसको पढ़ाने में मैं मेरे मतलब 10 मिलियन से 1 मिलियन यानी 10 लाख, यस 10 लाख से ज़्यादा रीडर मेरे पास हो सकते हैं। इतनी ज़्यादा उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। तो मुकुंद जी कहते हैं विच ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं अगले पर्सन पर आता हूँ। द नेम ऑफ द रोज, द नेम ऑफ द रोज बार बार स्टोरी में रिवॉल्व हो रहा है, इज़ वेरी फेमस नोवेल, इज़ अ वेरी सीरियस नोवेल। तो क्या बताते हैं, वो एक बहुत ही सीरियस नोवेल है। तो यहाँ पर जो है बताया उन्होंने, मुकुंद जी बोलते हैं विच ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन, कि मेरा अगला जो क्वेश्चन है द नेम ऑफ द रोज के बारे में है। इज़ वेरी सीरियस नोवेल, जो कि बहुत ही गंभीर नोवेल है। इट्स अ डिटेक्टिव यार्न, डिटेक्टिव यानी जासूसी बोल सकते हैं आप, एक, और यार्न होता है नरेटिव स्टोरी, यानी एक जासूस को की नरेट की हुई स्टोरी है ये, जासूस के बारे में। एट वन लेवल, एक लेवल पर, बट इट आल्सो डेल्व्स इनटू, देखिए 2-3 थोड़े से बड़े वर्ड आए, इनको हम एक्सप्लेन करेंगे। मैथाफिजिक्स, थियोलॉजी एंड मेडिवल हिस्ट्री,
इनको एक एक को ध्यान से समझते हैं, वर्ड टू वर्ड समझते हैं। मैथाफिजिक्स क्या होता है? एन एरिया ऑफ फिलोसफी, ये भी एक एरिया ऑफ फिलोसफी दैट डील्स ट्रूथ एंड नॉलेज। यानी मैथाफिजिक्स क्या होता है? जिसमें आप ट्रूथ और नॉलेज के बारे में डील करते हैं। आपकी जो फिलोसफी है, आपकी जो थिंकिंग है, वो सच्चाई और ज्ञान के बारे में उसमें डील करता है। यानी एक मैथाफिजिक्स इज आल्सो अ काइंड ऑफ अ फिलोसफी। आध्यात्मिक बोल सकते हैं आप। थियोलॉजी क्या होता है? थियोलॉजी यानी रिलीजियन, धर्म से संबंधित। स्टडी ऑफ गॉड बोल सकते हैं, नेचर ऑफ गॉड। तो थियोलॉजी में हम धार्मिक रीति रिवाजों के बारे में, रिलीजियन स्टडी करते हैं। एंड मेडिवल हिस्ट्री यानी जिसमें हम मेडिवल टाइम यानी मध्यकालीन जो समय होता है उसकी बात करते हैं, जिसमें फिफ्थ सेंचुरी टू 15th सेंचुरी का जो टाइम आता है, यानी मध्यकालीन इतिहास हिस्ट्री की बात करते हैं। ये इट इंजॉयड अ ह्यूज मास ऑडियंस, और इससे जो है एक बड़े लेवल की ऑडियंस इकट्ठी हो सकती है, यानी लोगों ने इंजॉय किया है, बड़े लेवल की ऑडियंस ने इनको पढ़ के इंजॉय किया है। वर यू पजल्ड ऑल बाय दिस, क्या आप इन सब से हैरान नहीं हुए, पजल नहीं हुए? तो देखिए अम्बर्टो इको जी ने क्या रिप्लाई दिया है। नो जर्नलिस्ट आर पजल्ड, मैं इससे पजल नहीं हुआ, लेकिन जर्नलिस्ट जो हैं, जो रिपोर्टर हैं, जो इंटरव्यू लेते हैं, उन लोगों के बारे में बताया कि जर्नलिस्ट इस चीज़ से ज़रूर पजल हुए हैं। एंड समटाइम्स पब्लिशर्स, और कभी कभी जो है पब्लिशर्स जो प्रकाश करते हैं यानी पब्लिश करते हैं बुक्स को, नोवेल को, वो जरूर पजल हुए हैं। एंड दिस इज बिकॉज जर्नलिस्ट एंड पब्लिशर्स बिलीव दैट, और इसी वजह से जो जर्नलिस्ट है या पब्लिशर हैं उनका मानना है, वो विश्वास करते हैं कि पीपल लाइक ट्रैश, कि लोग जो हैं, ट्रैश कूड़ा करकट होता है भाई, ट्रैश एंड डोंट लाइक डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंस, कि इसकी वजह से जो जर्नलिस्ट है या पब्लिशर वो क्या मानते हैं कि लोग रद्दी चीज़ों को या कूड़े कचरे की बुक्स को पसंद करते हैं मुश्किल चीज़ों को पढ़ने की बजाय। कंसीडर देयर आर 6 बिलियन पीपल ऑन दिस प्लानेट। कंसीडर मतलब जरा सोचो कि इस अर्थ के ऊपर 6 बिलियन 6 अरब लोग रहते हैं। द नेम ऑफ द रोज सोल्ड बिटवीन 10 to 15 मिलियन कॉपीज, और द नेम ऑफ द रोज की जो है 10 to 15 मिलियन कॉपीज सोल्ड हो चुकी थी। सो इन अ वे आई रेज्ड ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ रीडर, यानी इस तरीके से तो मैं रीडर्स की बहुत ही कम परसेंटेज तक पहुंचा हूं, उनका ऐसा मानना है। बट इट इज़ एग्जैक्टली दीज काइंड्स ऑफ रीडर, लेकिन ये रियल में वही रीडर्स थे, उसी तरह के रीडर्स थे हु डोंट वांट ऐसे एक्सपीरियंसेस, जिनको ऐसे का एक्सपीरियंस नहीं था, जो निबंध को नहीं पढ़ना पसंद करते थे, और एटलीस्ट और कम से कम डोंट ऑलवेज वांट दिस, जो हमेशा ये नहीं चाहते थे। आई माई सेल्फ एट 9 PM आफ्टर डिनर, मैं खुद अब हमेशा 9 बजे रात के डिनर खाने के बाद वॉच टेलीविज़न, मैं टीवी देखता हूँ, एंड वॉन्ट टू सी, और मैं हमेशा देखना पसंद करता हूँ इधर मियामी वॉइस एंड इमरजेंसी रूम, ये टीवी प्रोग्राम के नेम है। आई इंजॉय इट एंड आई नीड इट, क्योंकि मैं इनको इंजॉय करता हूँ, मुझे इनकी ज़रूरत है, बट नॉट ऑल डे, लेकिन हमेशा हर दिन एक जैसा नहीं होता। मोस्ट ऑफ टाइम इन्होंने बताया कि वो जो है स्टोरी, इस तरीके की जो सीरियल्स हैं, बहुत से लोग हैबिचुअल भी होते हैं कि वो डिनर टाइम या आफ्टर डिनर कुछ ना कुछ इस तरीके के प्रोग्राम देखते हैं। अब मुकुंद जी का नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। कुड द ह्यूज सक्सेस ऑफ द नोवेल हैव एनीथिंग टू डू विद द फैक्ट that it dealt with a period of medieval history that कुड द ह्यूज सक्सेस ऑफ द नोवेल का क्या मतलब है कि उपन्यास की इतनी बड़े लेवल पे जो सक्सेस हुई है नोवेल की, आपकी ह्यूज सक्सेस ऑफ द नोवेल हैव एनीथिंग टू डू विद द फैक्ट, क्या उनकी वजह से कुछ मतलब इनका आपस में कोई संबंध है मेडिवल हिस्ट्री के बारे में, विद अ पीरियड ऑफ मेडिवल हिस्ट्री, यानी आपकी जो नोवेल की सक्सेस, बड़ी लेवल की जो सक्सेस हुई है,
क्या उसका मेडिवल हिस्ट्री के बारे में कोई संबंध है आपस में? तो एम्बर्टो इको ने कहा दैट्स पॉसिबल, हो सकता है, बट लेट मी टेल यू अनदर स्टोरी, मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ, बिकॉज आई ऑफन टेल स्टोरीज लाइक अ चाइनीज वॉइस मैन। तो कहता है कि मैं जो है आमतौर पर चाइनीज वाइज मैन यानी चीनी जो बुद्धिमान लोग हैं उनकी तरह मुझे भी कहानी सुनाना बहुत अच्छा लगता है। माई अमेरिकन पब्लिशर, मेरे अमेरिकन पब्लिशर हैं जो सैड कहते हैं, उन्होंने क्या कहा, वाइल सी लव्ड माई बुक, वो मेरी बुक पसंद आई उनको, सी डिडेंट एक्सपेक्ट टू सेल मोर देन 3000 कॉपीज इन अ कंट्री वेयर नोबडी हैज सीन अ कैथेड्रल। कैथेड्रल क्या होता है? चर्च। और स्टडीज लैटिन, जिन्होंने यानी जो मेरी अमेरिकन पब्लिशर फ्रेंड हैं वो क्या कहती है कि उसने मेरी किताब, उनको मेरी बुक जो है वो पसंद आई, लेकिन उसने क्या कहा कि लोग कैथेड्रल जिन्होंने नहीं देखा है, कैथेड्रल को नहीं देखा है यानी चर्च को नहीं देखा है, ऐसी कंट्री में लैटिन भाषा कोई नहीं जानते हैं, वहाँ 3000 कॉपीज़ उन्होंने मुझे दी कि यहाँ पर आपकी 3000 कॉपीज़ भी सेल नहीं होंगी। तो 3000 के लिए यानी एडवांस मिला उसको, कितने के लिए? 3000 के लिए। सो आई वॉज गिवन एन एडवांस फॉर 3000 कॉपीज़, इसीलिए जो है उनको, मतलब जहाँ पर लैटिन भाषा नहीं जानते, कैथेड्रल नहीं देखा जो हाँ लोगों ने, तो कहते हैं वहाँ ऐसी कंट्री में आपकी 3000 कॉपीज़ से ज़्यादा नहीं बिकने वाले हैं। तो उन्होंने एडवांस में 3000 कॉपीज़ ली, बट इन द एंड, लेकिन एंड में इट सोल्ड 2 और 3 बिलियन इन द USA। In USA, lots of books have 2 or 3 billion have been written about the medieval past far before mine। तो इन्होंने क्या बताया, आखिर में 20-30 लाख उनकी कॉपी जो है अमेरिका में बिकती हैं, और मेडिवल यानी मध्यकाल के बारे में भी मेरे से पहले बहुत से लोग अपनी बुक्स में लिख चुके हैं। अपनी बुक के अंदर उन्होंने डिफाइन किया है। आई थिंक द सक्सेस ऑफ द बुक इज़ अ मिस्ट्री। मेरा विचार से जो मेरी बुक है द नेम ऑफ द रोज, वो उसकी जो पब्लिसिटी हुई है, उसकी जो सक्सेस हुई है, वो मेरे लिए भी एक मिस्ट्री है, और आप सबके लिए भी मुझे लगता है ये एक राज है। इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। नोबडी कैन प्रेडिक्ट इट, इसके बारे में कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, कोई भी किसी तरह की भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। आई थिंक इफ़ आई हैड रिटन द नेम ऑफ द रोज 10 years अर्लियर, मेरा ऐसा मानना है कि अगर मैं द नेम ऑफ द रोज को 10 साल पहले लिखता और 10 years लेटर या 10 साल के बाद, इट वुडेंट हैव बीन द सेम। तो लिखता तो एक ही बात नहीं होती, मतलब सेम नहीं होता 10 साल पहले लिखना और 10 साल के बाद अगर मैं सेम चीज़ लिख रहा हूँ तो सेम नहीं होता, दोनों में रिस्पॉन्स, उसका रिस्पॉन्स अलग अलग ही आता। वाई इट वर्कड एट दैट टाइम एज अ मिस्ट्री, और उस समय पे इसकी जो सक्सेस, इतने बड़े लेवल की जो हाई सक्सेस इसको मिली है, वो मेरे लिए भी एक मिस्ट्री है और आप सबके लिए भी एक मिस्ट्री है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पार्ट 2 ऑफ द इंटरव्यू। तो आई होप आप सबको जो है समझ आ गया है, बहुत अच्छे से वर्ड टू वर्ड हमने डिफाइन किया है। एम्बर्टो इको जो है उनको इंटरव्यूड पसंद है, तो वो इसको इंजॉय करते हैं। तो हमने सेकंड पार्ट में किस तरीके से इंटरव्यू लिया जाता है, कैसे उसके आंसर्स दिए जाते हैं, वो डिफाइन किया है। तो जो भी स्टूडेंट हमारे साथ नए जुड़े हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो इसको अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर की समरी के साथ। इसी के साथ हमारा जो फ्लैमिंगो का पोर्शन है, फ्लैमिंगो का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। बट फ्लैमिंगो के हमें अभी चैप्टर कंप्लीट किए हैं, उसके बाद हम पोएम कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही वर्ड टू वर्ड विद एवरी फिगर ऑफ स्पीच एंड एवरी टाइप ऑफ डिफ़िकल्टी आई विल सोल्व। जो भी आपकी प्रॉब्लम है किसी भी तरीके की, तो वो सॉल्यूशन करने के लिए ही मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना रही हूँ। तो स्टूडेंट प्लीज़ कोऑपरेट विद मी और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए। आपके लिए